प्लीडिंग एंड तीसरी चीज़ है कन्वेयंसिंग। तो ड्राफ्टिंग हम सबको पता है कि ड्राफ्टिंग मतलब लीगली चीज़ों को ड्राफ्ट करना हमें आना चाहिए, भले ही हम कितना भी एआई की हेल्प ले लें, बट हमें पता होना चाहिए कि कैसे करना है। फिर चाहे फ्यूचर में हम लोग एआई की हेल्प लें, एआई को प्रॉपर कमांड देंगे तब एआई हमको प्रॉपर रिजल्ट देगा, लेकिन एआई नहीं है ऐसा समझ के हमको ये सब्जेक्ट करना होगा। अगर एआई के साथ ये सब्जेक्ट करेंगे तो आइडियली ये सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, क्योंकि एआई को बोलेंगे फटाफट कि ये बना के दो, ये पेटिशन बना के दो, और सेल डीड बना के दे दो, कोई भी डॉक्यूमेंट एफिडेविट बना के दो, डिक्लेरेशन बना के दो, तो वो तो एआई फटाफट बना के दे देगा। लेकिन हमें एज अ लॉयर, एज अ एडवोकेट, एज अ लीगल कंसल्टेंट हमें आना चाहिए कि ड्राफ्टिंग क्या है, कोर्ट में ड्राफ्टिंग क्या है, प्लीडिंग क्या है, प्लेंटिफ जो स्टेटमेंट देगा या आगे चल के जो भी कोई करस्पॉन्डेंस होगा कोर्ट के साथ, वो सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में आएगी। तो ड्राफ्टिंग हमें पता है। फिर प्लीडिंग्स क्या है? प्लीडिंग्स मतलब जो प्लेंटिफ जो प्लेंट लिखता है, जो कंप्लेंट लिखता है, उसे जो है वो ऑर्डर 6 रूल 1 के हिसाब से ये जो है वो प्लीडिंग्स होती है। एंड प्लीडिंग्स जो है वो सिर्फ कंप्लेंट्स नहीं होती है, उसके बाद सब्सिक्वेंट जो डिस्कशन होता है कि कोर्ट ने कुछ आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा, फिर आपने एविडेंस तो दिया, एविडेंस के साथ आपने कुछ आप कवरिंग लेटर दोगे कि सो एंड सो एविडेंस पूछा गया था, वो एविडेंस हम दे रहे हैं। तो किसी भी तरह का करस्पॉन्डेंस जो होगा, इवन आफ्टर द कंप्लेन फाइल होने के बाद, PIL फाइल होने के बाद, पेटिशन फाइल होने के बाद में जो चीज़ें करस्पॉन्डेंस होगी वो सब भी इसमें आएंगी। उसके बाद हम तीसरी जो चीज़ है वो है कन्वेयंसिंग। कन्वेयंसिंग सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेल डीड है, टाइटल ट्रांसफ़र है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडवोकेट्स ड्यू डिलिजेंस करते हैं, मतलब कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल देते हैं कि ये प्रॉपर्टी सेल हो रही है, ये प्रॉपर्टी ऑक्शन हो रही है, ये प्रॉपर्टी का विल आया है, ये प्रॉपर्टी का प्रोबेट होने वाला है। विल को जो प्रोबेट मिलता है, जो सैंक्शन मिलता है, तो प्रोबेट मिलने वाला है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी सारे करस्पॉन्डेंस होंगे वो कन्वेयंसिंग के अंडर आएंगे। तो बेसिकली हमारा चैप्टर इज़ ऑल अबाउट ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेयंसिंग। तो जनरल गाइडलाइंस ये है कि इन इंडियन लीगल सिस्टम प्लीडिंग एंड राइटिंग प्ले क्रूशल रोल्स in presenting a case before the courts effectively। कोर्ट्स के सामने केस को इफेक्टिवली प्रेजेंट करने के लिए प्लीडिंग, हाउ यू प्लीड का मतलब ही ये है कि आप कुछ, एक तो आप सच्चाई सामने रख रहे हो, आप फैक्ट सामने रख रहे हो, और फैक्ट रख के यू आर आस्किंग समथिंग, किसी तरह का सेटलमेंट, किसी तरह का क्लेम, कुछ आप मांग रहे हो कोर्ट से। सिर्फ ऐसे ही सच्चाई तो नहीं बता दोगे कि ऐसा हुआ मेरे साथ, आप बताओगे ना कि आई वॉन्ट कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, आई वॉन्ट कि मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, तो दैट इज़ प्लीडिंग। तो प्लीडिंग इज़ ऑलवेज, जो भी कोर्ट के साथ हम प्लीड करेंगे वो इफेक्टिवली होने के लिए वी शुड नो हाउ टू ड्राफ्ट द थिंग्स प्रॉपरली। बिकॉज हर जगह आप जाके पहले बोलोगे नहीं कोर्ट में, पहले तो आपको राइटिंग में ही कंप्लेन देनी होगी, उसके बाद आपका रोल आएगा कि आप कितना इफेक्टिवली बोलते हो, कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हो, ये तो ट्रायल्स में होगा। बट इनिशियली जो होगा, जो भी आपका क्लैरिटी है, वो आपकी, जितना आप क्लियर होंगे उतना क्लियर आप ड्राफ्ट कर सकेंगे। तो प्लीडिंग्स एंड रिटन सबमिशंस शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। ये क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए, लीगल लैंग्वेजेस यूज़ होनी चाहिए, जहाँ जहाँ पे हमने इतने सारे लीगल मैगजिम्स पढ़े हैं वो मैगजिम्स का यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वो फ्रेटर्निटी को बांध के रखता है, और वो चीज़ें जो है वो बाहर के लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है, बट लॉयर्स, एडवोकेट्स और लीगल कंसल्टेंट्स के लिए ईजी होता है कि वो सारी जो जैरगॉन्स है, जो डिफरेंट टर्म्स है, उसे समझ सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इट इज़ असेंशियल टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट ऑफ प्लीडिंग्स। जो भी कंटेंट होगा उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, कि कभी भी हम देखेंगे कि ऑर्डर इन ओरिजिनल अगर कुछ आता है, कोई पब्लिक नोटिस आता है, मतलब ये तो वहाँ से आता है, अगर कोर्ट से कुछ आता है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। लास्ट में होता है कि CC कॉपी टू किसको किसको करना है, उनको किसको किसको कॉपी देना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर लोकसभा या फिर होमसो एवर जो भी होगा, RBI, उसको कॉपीज़ भेजनी है, उसका स्ट्रक्चर होगा।
और अगर ऑर्डर है तो लास्ट में ऑर्डर होगा कि ये ऑर्डर है, इनिशियली फैक्ट्स होंगे। तो हर चीज़ का एक अलग ऑर्डर होगा और वो ऑर्गेनाइज्ड वे में पैराग्राफ्स होंगी उसकी। तो हमेशा जो भी हमें ड्राफ्टिंग करना है वो ऐसा करना है कि कोई बंदा 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल बाद भी पढ़ रहा है तो उसे समझ में आना चाहिए। इट शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर। उसका स्ट्रक्चर जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रिसिशन एंड स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, मतलब प्रिसाइज हो, ज़्यादा अननेसेसरीली वैग्यू बातें, इररिलेवेंट स्टोरीज लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिक हो, जो आपकी स्पेसिफिक चीज़ें हैं वही लिखो, अदरवाइज आप यहाँ वहाँ की चीज़ों लिखोगे तो आपका ही केस जो है वो वीक हो जाता है। फैक्चुअल एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप फैक्ट लिख रहे हो वो एक्यूरेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ कहीं का भी कोई भी केस लॉ उठा के आपने लिख लिया कि जो केस कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसा कोई केस आपने लिख लिया कि ये वर्सेस ये में ऐसा हुआ था इसलिए मुझे ऐसा वाला मैं भी प्लीड कर रहा हूँ कि मेरे साथ भी ये होना चाहिए। बट देन वो फैक्चुअल एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है कि वो आप फैक्ट्स को चेक करो। आपने अगर कहीं लिखा है कि इस तारीख को ये चीज़ हुई है तो वो उस तारीख का फिर अगर आपसे एविडेंस मांगा जाएगा तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो फैक्चुअल एक्यूरेसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लीगल रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट। इफेक्टिव प्लीडिंग एंड राइटिंग रिक्वायर थरो लीगल रिसर्च टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट्स बीइंग प्रेजेंटेड। जो भी आप आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हो कोर्ट में तो उसके लिए लीगल रिसर्च इंपॉर्टेंट है। लीगल रिसर्च मतलब प्रीवियस केस लॉज पढ़ना, लॉ मैगजीन्स, लॉ रिपोर्ट्स जो आते हैं या पहले के प्रेसिडेंट्स जो है उन सबको पढ़ना, रिलेवेंट केस लॉज, स्टैट्यूट्स, लॉ के बारे में, एक्ट के बारे में पता होना, एक्ट कभी चेंज हो रही है, क्या चेंजेस आए हैं, हो सकता है कुछ रीसेंट चेंज आए और हमको पता ही नहीं है एज एडवोकेट। तो फिर अगर हमने लीगल रिसर्च नहीं की है तो हमारी ड्राफ्टिंग भी उस पर इफ़ेक्ट कर सकती है। परस्यूनेस एंड लॉजिक। प्लीडिंग्स एंड रिटन सबमिशंस शुड बी परसुएसिव, मतलब वो एक कन्विंसिंग होनी चाहिए। जो आप बताना चाह रहे हो वो कन्विंसिंग होनी चाहिए, सामने वाला पढ़ के वो कन्विंस हो। मतलब उसका लैंग्वेज बहुत हार्श भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टिंग भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी परसुएसिव, एम्प्लॉइंग लॉजिकल रीजनिंग एंड कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स। जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो कंपेलिंग होनी चाहिए, मतलब एकदम आप आर्ग्यू भी कर रहे हो तो वो सिस्टमेटिकली करोगे। आप जो वर्ड्स भी लिख रहे हो आप हमेशा ऐसे ही लिखोगे जो भी आपका ऑपोजिट होगा, लर्नड, एडवोकेट। तो मतलब कहीं भी आप गलत लैंग्वेज का भी यूज़ नहीं करोगे। जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे तो वो भी कंपेलिंग होंगे। Each point should be supported by relevant legal authority, facts and evidence. It is important to anticipate and address counter arguments and provide well reasoned responses. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें पहले से पता होना चाहिए कि मैं अगर ऐसा बोलूँगी तो सामने वाला जो लॉयर है वो काउंटर क्या आर्ग्यूमेंट करेगा। तो उस काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए मेरे पास पहले से ही रेडी होगा, अगर लॉजिक के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से या कॉमन सेंस के हिसाब से भी, कि अगर कोई बंदा ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बात लेके आ रहा है तो सामने वाला इस पे क्या आर्ग्यू कर सकता है, वो सोच के उसके बारे में पहले से ही ड्राफ्ट करके रखना। दैट विल हेल्प यू आउट टू वर्क मोर इफेक्टिवली। Compliance with court rules, pleadings and written submission should adhere to procedural rules and guidelines prescribed by the court. तो कोर्ट के जो रूल्स हैं, कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है उसके हिसाब से ही चलना है। कहीं आपको किसी को एविडेंस की तरह, एज अ प्रूफ किसी को गवाह की तरह लेके आना है कोर्ट में, तो उसके लिए आपको कोर्ट से पहले परमिशन लेनी है या फिर कोई और फॉर्म भरना है। तो वो सारी चीज़ें जो भी उस पर्टिकुलर कोर्ट में फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से ही आपको चलना है। आपको स्टैम्प ड्यूटी कहीं भरनी है, कहीं कोर्ट फीस भरनी है, तो वो कंप्लायंसेस भी पता होनी चाहिए। अगर वो कंप्लायंस नहीं पता है तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिजेक्ट हो सकता है। आपने प्रॉपर सब डॉक्यूमेंट बनाया है लेकिन उसमें कोर्ट फीस स्टैम्प नहीं है, उसमें नोटरी नहीं है या स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए कौन सा स्टैम्प पेपर लगेगा। पार्टनरशिप डीड है तो उसके लिए कौन सा स्टैम्प पेपर और फिर नोटराइज होना चाहिए कि नहीं। फिर अगर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है
तो रेंट एग्रीमेंट है, तो उसके लिए कितने का बॉन्ड पेपर होना चाहिए, कितने अमाउंट का स्टैम्प पेपर होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अगर हमें पता होगी तो ही हमारा डॉक्यूमेंटेशन वैलिड होगा। भले ही आपने ड्राफ्ट बहुत अच्छे तरीके से किया है, लेकिन अगर कहीं 500 के स्टैम्प पेपर की ज़रूरत है और आपने 100 के स्टैम्प पेपर पे वो काम किया है, तो फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डिसमिसल हो सकता है। प्रोफेशनलिज्म एंड रिस्पेक्टिव टोन, प्लीडिंग्स जो होंगे, जो भी हम रिटर्न डॉक्यूमेंट देंगे, चाहे वो किसी डिफेंडेंट का काउंटर आंसर हो या किसी प्लेंटिफ की पहले वाली दी हुई कंप्लेन हो, जो भी हो वो प्रोफेशनल और रेस्पेक्टफुल टोन में होनी चाहिए, कोर्ट की तरफ, इवन ऑपोजिट पार्टीज़ की तरफ, एंड जो ऑपोजिट पार्टीज़ के एडवोकेट्स हैं उनके तरफ भी। कहीं भी हमको जो है वो कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं करना है, कोर्ट की डिसरेस्पेक्ट ना हो, तो वी शुड मेंटेन द डेकोरम एंड क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द कोर्ट। तो उसके ही बारे में यहाँ पे दिया है कि पर्पस क्या है एंड ऑल, तो वो अभी हमने पढ़ा है वही है। यहाँ पे आगे कि प्लेंट क्या है और रिटर्न स्टेटमेंट क्या है और सब्सिक्वेंट प्लीडिंग क्या है। प्लेंट वो डॉक्यूमेंट है जो सबसे पहले कोई भी केस को स्टार्ट करता है, क्योंकि उसमें फैक्ट दिए हुए होते हैं और दिया होता है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और दिया होता है कॉज ऑफ एक्शन। फैक्ट्स मतलब कॉज ऑफ एक्शन, कि मैं ये कंप्लेन लेके क्यों आया हूँ, क्योंकि उसने मुझे मारा, क्योंकि उसने मेरे घर चोरी की, कोई भी उसने मुझे डिफेम किया, तो जो भी कुछ कंप्लेन लेके आए हैं वो प्लेंट होगी। वो जो प्लेंट करेगा वो हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेम में पढ़ा है, जो कंप्लेन लेके आएगा वो प्लेंटिफ होगा। और पर्पस यही है कि वो बोलेगा कि मुझे जो क्लेम चाहिए इसके, या फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए या मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, तो व्हाट्सोएवर जो भी उसका पर्पस है वो उसमें होगा। और असेंशियल्स क्या होंगे प्लेंट के, सबसे पहले तो नेम ऑफ कोर्ट होना चाहिए कि आप किसको, कौन सी कोर्ट को एड्रेस कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जा रहे हो, हाई कोर्ट में जा रहे हो, कंज्यूमर फोरम में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप, तो कोर्ट का नाम इम्पॉर्टेंट है। फिर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का नाम इम्पॉर्टेंट है, नाम के बिना तो कोई भी केस, कोई भी प्लेंट आप फाइल नहीं कर सकते हो। ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होगा, क्या फैक्ट है उस सिचुएशन के, क्या क्या हुआ था, कौन से दिन को, क्या व्हाट्सोएवर जो भी उसके फैक्ट्स होंगे। और फैक्ट्स के साथ आपके एविडेंसेस अगर आपके पास हैं तो, लेकिन एविडेंस जो है वो प्लेंट का हिस्सा नहीं है। प्लेंट इज़ जस्ट अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें ये सारी चीज़ें होगी। और सिर्फ आप कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताओगे, सिर्फ आप फैक्ट नहीं बताओगे, आप ये भी बताओगे कि आप क्या रिलीफ चाहते हो कोर्ट से, स्टेटमेंट ऑफ रिलीफ दैट प्लेंटिफ इज सीकिंग। तो ये होगा असेंशियल्स। और उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, पहले तो इंट्रोडक्शन होगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होगा, फिर क्लेम क्या आप मांगते हो, और प्रेयर फॉर रिलीफ होगा कि आप जो भी आपका प्रेयर है, जो भी आपकी मांग है कोर्ट से वो आप करोगे। फिर रिटन स्टेटमेंट क्या होगा, जो डिफेंडेंट देगा। अब अगर मुकुंद जी ने मेरे खिलाफ प्लेंट डाला है कोर्ट में कि समहाउ मैंने उनकी गाड़ी चोरी कर ली, तो अगर मैंने कार चोरी की है तो उन्होंने प्लेंट डाला, तो अब मुझे भी तो कुछ रेस्पॉन्स में लिखना है कि नहीं मैंने चोरी नहीं की है, या मैंने गलती से अपनी गाड़ी समझ के ले ली थी। अब जो भी मुझे उसके रेस्पॉन्स में लिखना है तो वो रिटन स्टेटमेंट बोलेंगे उसको। जो भी डिफेंडेंट लिखेगा, जिसके ऊपर केस हुआ है, जो डिफेंडेंट लिखेगा उस डॉक्यूमेंट को हम रिटन स्टेटमेंट बोलेंगे, जहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी टू रिप्लाई उसको करने मिल रहा है कि तुम भी अपने हिसाब से बताओ कि तुम्हारा क्या कहना है। तो डॉक्यूमेंट दैट इज फाइल्ड विद द कोर्ट बाय अ डिफेंडेंट इन रेस्पॉन्स टू द प्लेंटिफ्स प्लेंट, उसे बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। और उसमें मैं बताऊंगी कि मैं अपने फैक्ट्स बताऊंगी, अपनी साइड की स्टोरी बताऊंगी। तो या तो मैं डिनाइल करूंगी कि भाई मुकुंद जी की गाड़ी मैंने नहीं चुराई है, या तो मैं अफर्मेटिव डिफेंसेस की बात करूंगी कि हाँ मैंने चुराई है बट मैंने गलती से चुराई है, या मैंने चुराई है कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, व्हाट्सोएवर जो भी मुझे रीज़न लिखना है वो लिखूंगी। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक इंट्रोडक्शन होगा, फिर डिनाइल ऑफ प्लेंटिफ के, पहले तो यूजुअली कोई भी डिनाइल ही करेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, और फिर अफर्मेटिव डिफेंसेस होंगे, या तो फिर कि क्या डिफेंस है। मैंने हर एक जो भी कोई कंप्लेन होती है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ डिफेंसेस तो होते ही हैं। या तो मैं बोलूँगी कि मेरे दिमागी हालत ठीक नहीं है इसीलिए मैंने किया, या मैं बोल दूंगी कि मेरे माइनर बच्चे लेके आ गया। तो मतलब कहीं भी जहाँ पर भी बचने के चांसेस होंगे तो वो सारे मैं यूज़ करके मैं डिफेंसेस उसमें लिखूंगी। और काउंटर क्लेम भी करूँगी कि हो सकता है मैं काउंटर क्लेम करूँ कि मेरी उससे भी महंगी वाली गाड़ी मुकुंद जी ने ले ली थी इसीलिए मैंने ये वाली गाड़ी ले ली, तो काउंटर क्लेम भी हो सकता है। रिटन स्टेटमेंट में वो चीज़ें होगी जो डिफेंडेंट रिप्लाई करेगा।
अब उसके बाद आएगा सब्सिक्वेंट प्लीडिंग. सब्सिक्वेंट प्लीडिंग मतलब द डॉक्यूमेंट दैट इज फाइल्ड विद द कोर्ट आफ्टर अ प्लेंट एंड अ रिटन स्टेटमेंट हैज़ बीन फाइल्ड. अब पहला जो है प्लेंट फाइल हो गया, रिटन स्टेटमेंट फाइल हो गया, उसके बाद सब्सिक्वेंट प्लीडिंग होगी. मतलब उसके बाद फिर से अगर प्लेंटिफ को लगता है कि नहीं ये गलत है, उसने ऐसा बोला, तो उसका जो भी काउंटर जवाब होगा वो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग होगी. जब से पहली जो बात होगी, पहली बार जो फाइल होगा वो प्लीडिंग के अंदर ही प्लेंट है, पहला जो कंप्लेन होगा. लेकिन उसके बाद जो कम्युनिकेशन हो रही है फ्रॉम द साइड ऑफ प्लेंटिफ वो होगी सब्सिक्वेंट प्लीडिंग. मतलब वो फिर से प्लीड कर रहा है कुछ ना कुछ. और इसमें दोनों पार्टीज भी कर सकती है, और हो सकता है राज सर आके भी कर रहे हैं प्लीडिंग, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग, कि हाँ मेरी भी गाड़ी जो है वो चोरी हुई है तो शायद इन्होंने की होगी, तो वो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स में आ जाएगा. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड प्लीडिंग्स क्या है? पहले तो आपका क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए. अगर आप प्लीडिंग लिख रहे हो कोर्ट को कि मेरी गाड़ी चोरी हुई है, तो पहले तो आप कोर्ट का नाम लिखो कि भिवंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप ये बोल रहे हो, आपकी गाड़ी कहाँ चोरी हुई है, उस हिसाब से, और मैं कहाँ रहती हूँ, आप कहाँ रहते हो, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपका जुरिस्डिक्शन कौन सा है. उसके बाद आप पार्टीज़ का नेम लिखोगे, उसके बाद आप उसका मैटर फैक्ट्स लिखोगे, फैक्ट्स के बाद आप प्लीड करोगे कि मुझे मेरा कॉम्पेंसेशन दे दो गाड़ी का, या तो मेरी गाड़ी वापस दे दो, या तो फिर और उसको सज़ा भी दो. जो भी आपको मांगना है वो आप क्लियरली एंड कंसाइजली लिखोगे. प्रोवाइड द कोर्ट विद द इंफॉर्मेशन इट नीड्स टू डिसाइड द केस. तो कोर्ट को इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिलेगी तो कोर्ट केस डिसाइड नहीं करेगी. उसमें आपको सब इन्फॉर्मेशन, गाड़ी का चेसी नंबर भी लिखना है, गाड़ी कब खरीदी थी, गाड़ी कितनी महंगी थी, गाड़ी कहाँ पड़ी थी, कहाँ से चोरी हुई, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी. तो ही आप कोर्ट डिसाइड कर पाएगी कि उस पर फैक्ट क्या है. और फैक्ट कहीं भी मिसिंग होगा तो अगेन कोर्ट आपको काउंटर क्वेश्चन करेगी, फिर आपको राइटिंग में रिटन स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा है जो भी है फैक्ट. तो ये आपका कंप्लीट उसमें डिटेल्स होने चाहिए. जो भी आप जो प्लीडिंग डाल रहे हो, प्लेंटिफ डाल रहे हो, प्लेंट डाल रहे हो, जो प्लेंटिफ डालेगा. प्रिवेंट सरप्राइज एंड अनफेयरनेस टू अदर पार्टीज. तो प्लेंट या प्लीडिंग का इम्पोर्टेंस ये भी है कि अचानक से जाके ऐसे ही कोई कोर्ट में नहीं बोलेगा कि इधर आओ तुमने गाड़ी चोरी की है. तो अगर वो प्रॉपर राइटिंग में होगा तो उसकी कॉपी उसको भी जाएगी, जो डिफेंडेंट है जिसके ऊपर आप केस कर रहे हो उसको, तो उसके लिए सरप्राइज नहीं होगा. ये उसे पता है कि ऐसा कुछ कोर्ट में चल रहा है, तो वो भी प्रिपेयर करेगा, उसके साइड के भी आंसर्स रेडी होंगे, या फिर उसे पता तो होगा एटलीस्ट कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन. तो प्लीडिंग्स जो है वो इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है कि सरप्राइज नहीं आएगा, ऐसा किसी को अचानक से ये नहीं होगा. और अनफेयरनेस नहीं होगी मेरे लिए अगर मेरे ऊपर केस हो रहा है तो, कि मुझे अचानक से, मुझे पता ही नहीं है आप लोग केस करने वाले हो या कर रहे हो या हो चुका है. तो अदर पार्टी शुड बी अवेयर ऑफ अदर पार्टीज क्लेम्स एंड डिफेंसेस सो दैट दे कैन प्रिपेयर देयर केस अकॉर्डिंगली. तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर आप लोगों ने केस डाला है, तो मैं उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करूँगी, अपने डिफेंसेस ढूंढूंगी कि कहाँ मैं बच सकती हूँ, और उस हिसाब से मैं अपना जो रिटन स्टेटमेंट है वो तैयार करूँगी. मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल प्रोसीजरल रूल्स. तो जो भी प्रोसीजरल रूल्स हैं उसके रिक्वायरमेंट्स मीट होंगे अगर हम प्लीडिंग प्रॉपर करेंगे. मतलब जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, कोई चीज़ें हैं कि अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो आपको उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स, रेंट एग्रीमेंट है अगर कुछ, फिर उसका कुछ भी ड्यू डिलिजेंस आपने किया है कि नहीं, चेक किया है कि नहीं कि वो प्रॉपर्टी सच में आपको बिलोंग करती है कि नहीं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसमें होंगे अगर वो प्रॉपर्टी रिलेटेड है तो. In addition to these objectives, a good pleading should be एक तो well organized हो और easy to read हो. The pleading should be divided into clear sections and the language should be clear and concise. Clear और precise हो, concise हो, language बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, फ्री ऑफ एरर्स हो, कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं हो, टोपोग्राफिकल एरर्स भी नहीं हो, और लीगल एरर्स तो बिल्कुल भी नहीं हो, और प्रॉपरली साइटेड हो. उसके जो साइटेशंस हैं, अगर कोर्ट के आप केस लॉज रेफ़र कर रहे हो तो वो AIR कौन से रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है, SC सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि हाई कोर्ट की जजमेंट है, वो साइटेशन उसका प्रॉपर होना चाहिए. अगर आपको प्रॉपर नंबरिंग पता है तो ही आप साइटेशन दो. मतलब अगर आप प्लीडिंग्स में साइटेशन को रेफ़र कर रहे हो तो वो प्रॉपरली होनी चाहिए, उसमें कभी भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए. तो गुड प्लीडिंग जो है वो फेयर और जस्ट रिजोल्यूशन आपका जो होगा, जस्टिस आपको मिलेगा वो जल्दी मिलेगा अगर आपका प्लीडिंग अच्छा होगा तो
तो स्टेट फैक्ट्स नॉट लॉ और ओपिनियंस। प्लीडिंग्स में फैक्ट होते हैं, लॉ की बात नहीं है। प्लीडिंग्स में क्या होगा कि मेरे साथ मेरी गाड़ी चोरी हुई है, वो लॉ डिसाइड नहीं, लॉ तो जस्टिस जो है वो लॉ डिसाइड करेगा कि सही में भी आप सही बोल रहे हो कि नहीं। हो सकता है आप झूठ भी बोल रहे हो कि मैंने आपकी गाड़ी चोरी की है, तो आप सिर्फ एक फैक्ट लिखोगे। यहाँ पे फैक्ट का मतलब सच्चाई नहीं है, यहाँ पे फैक्ट मतलब क्या हुआ है, जो हुआ है सिचुएशनली, जो फैक्ट्स ऑफ द केस है वो आप लिखोगे। और ना ही कि आप लॉ लिखोगे कि नहीं मैं तो बोलता हूँ कि इसको फांसी दे देनी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ कि इसको जेल में डाल दो। वो लॉ की बात नहीं लिखोगे, आप डिसाइड नहीं करोगे कि इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। हाँ, आप साइटेशन लिख सकते हो कि पहले के केस में, पहला कोई केस था उसमें उसने गाड़ी चोरी की थी तो उसको 6 महीने की सज़ा हुई थी या उसे इतना कॉम्पेंसेशन मिला था, तो वो आप साइटेशन के साथ रेफ़र कर सकते हो, या आप जो रिलीफ की मांग है वो कर सकते हो। बट आप जो प्लीडिंग्स होंगी वो लॉ नहीं है, ना ही वो ओपिनियंस है, वो सिर्फ फैक्ट्स है। तो प्लीडिंग्स शुड ओनली स्टेट द फैक्ट ऑफ द केस, नॉट द लॉ और द पार्टीज ओपिनियन ऑन द लॉ। तो आपका लॉ के ऊपर क्या ओपिनियन है वो नहीं लिखना है कि मुझे तो लगता है कि हर गाड़ी चोरी करने वाले को फांसी दे देनी चाहिए, या मुझे तो लगता है हर गाड़ी चोरी करने वाले को शहर से ही निकाल देना चाहिए, शहर सेफ नहीं है ऐसे लोगों के साथ, ये वो। तो आपको लॉ के लिए ओपिनियन नहीं देना है, आपको सिर्फ फैक्ट ऑफ द आपके केस से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो लिखनी है। दिस इज बिकॉज द कोर्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग द लॉ टू द फैक्ट ऑफ द केस। तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा लॉ क्या कहाँ लगना है। यू विल नॉट बी डिसाइडिंग कि इस पे क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए। डू नॉट डिस्क्राइब पार्टीज विथ नेम्स। प्लीडिंग्स शुड रेफर टू parties by their legal designations such as plaintiff and defendant। स्टार्टिंग में ही हम लोग लिख लेते हैं, कभी भी आप देखोगे तो इवन अगर हम रेंट के डॉक्यूमेंट, लीज के डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो बोलते हैं हेयर एंड आफ्टर दिस पार्टी विल बी रेफर्ड टू एज लीजर, हेयर एंड आफ्टर दिस पार्टी विल बी रेफर्ड टू एज लीजी। तो जो थर्ड पर्सन है उसको तो नाम याद नहीं है ना कि पूनम कौन है, राजकुमार कौन है, वैशाली कौन है, मुकुंद कौन है, पंकज जी कौन है, उसको कोर्ट में जज को उन सबको याद नहीं है। वो लोग की नज़र में ये कि प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है, लीजर कौन है, लीजी कौन है, सेलर कौन है, बायर कौन है, तो वो वही देखेंगे। इसीलिए हर लीगल डॉक्यूमेंट आप देखोगे तो स्टार्टिंग में नाम होते हैं कि दिस मिस्टर ए या मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिसेस एक्स, मिस्टर वाई, जो भी कोई नाम है, हेयर एंड आफ्टर विल बी रेफर्ड टू एज अ सेलर, फिर हेयर एंड आफ्टर रेफर टू एज अ परचेसर। तो वो प्लेंटिफ, इस केस में अगर हम लोग प्लेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उनके जो लीगल नाम है कि हेयर एंड आफ्टर दिस पर्सन विल बी रेफर टू एज प्लेंटिफ एंड मिस पूनम विल बी रेफर टू एज डिफेंडेंट। तो ऐसे होगा। दिस इज टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन और बायस दैट माइट अराइज इफ द पार्टीज वर नेम्ड इन द प्लीडिंग्स। तो पार्टीज के नाम होंगे प्लीडिंग्स में तो कन्फ्यूजन हो सकता है दो लोगों का सेम नाम भी हो। तो ये इसलिए नहीं बताया गया है कि सेम नाम के कन्फ्यूजन के लिए, बट यूजुअली कि प्लेंटिफ जो है हमेशा प्लेंटिफ की तरह ही रेफर्ड हो, डिफेंडेंट हमेशा डिफेंडेंट की तरह रेफर हो, और कंसाइज और क्लियर होनी चाहिए प्लीडिंग्स, और स्पेसिफिक हो कि क्या एलिगेशंस आपको लगाने हैं, क्या एलिगेशंस लग सकते हैं एक्चुअली में। कुछ भी एलिगेशन मत लगाओ एक साथ, जो आपको लग रहा है कि चलो ये भी लगा लो वो भी लगा लो। Be relevant. Pleadings should only contain the information that is relevant to the case. This means that they should not contain information that is irrelevant, immaterial, जो जिसका केस से कुछ लेना देना ही नहीं है, वैसी फालतू की बकवास लिखनी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ साइन होनी चाहिए प्लीडिंग्स। अगर आप मुकुंद जी या आप राजकुमार जी प्लीडिंग्स कर रहे हो, प्लेंट डाल रहे हो, तो उस पर आपकी साइन और आपके लॉयर की साइन या फिर दोनों में से एक की साइन होनी चाहिए। इट शुड बी साइंड। अनसाइंड डॉक्यूमेंट इज नॉट लीगली कंसिडर्ड। द मोस्ट कॉमन components and structure of a good legal pleading such as notice, परमिशन रिक्वेस्ट, कंप्लेंट या एग्रीमेंट, ये सारे प्लीडिंग्स ही है। यहाँ तो कुछ नोटिस होगा, कोई परमिशन रिक्वेस्ट कर रहे हो आप कहीं, कोई पुलिस ऑफिस से या कहीं गवर्नमेंट ऑफिस से कोई कंप्लेंट दर्ज कर रहे हो या फिर एग्रीमेंट बना रहे हो, तो सबका ये जो है ये बेसिक एक होगा कि पहले तो हम टाइटल लिखेंगे जो हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर द पर्पस ऑफ सो एंड सो। एग्रीमेंट होगा तो हम पहले लिखेंगे पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट या फिर सेल डीड एग्रीमेंट या फिर जो भी हमको लिखना है एग्रीमेंट, जो भी रिलेटेड एग्रीमेंट होगा वो। फिर एग्रीमेंट मतलब उसका पहले टाइटल आएगा,
तो टाइटल फॉर एग्जाम्पल अ कंप्लेन वुड बी टाइटल कंप्लेन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये उसका टाइटल होगा। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा, जहाँ पे आप बताओगे कि इंट्रोडक्शन पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन प्लेंटिफ है, कौन डिफेंडेंट है और क्या केस है। तो यहाँ पे अगर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो आप बताओगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट सो एंड सो डेट पे साइन हुआ था और उसका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। ये शॉर्ट में इंट्रोडक्शन आ जाएगा। उसके बाद बॉडी ऑफ द प्लीडिंग्स होगा। उसमें क्या होगा, द बॉडी ऑफ द प्लीडिंग शुड कंटेन द फैक्चुअल एलिगेशंस दैट सपोर्ट द पार्टीज क्लेम्स। तो अगर कोई जो पार्टी क्लेम कर रही है, जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है, तो आपके सपोर्ट में आप जो एलिगेशंस डाल रहे हो वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दोगे कि पहला तो उसने ये किया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, दूसरा उसने ये किया, तो इट शुड बी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज होना चाहिए, पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया, और एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। For example, a complaint would allege that defendant entered into a contract with a plaintiff, that the defendant breached the contract and the plaintiff has suffered damages as a result of a breach. तो वो उसमें एग्जाम्पल दिया है कि कंप्लेनेंट एलिज करेगा कि हम लोग ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये बात हुई थी, ये डिस्कशन हुआ था, फिर ऑन सो एंड सो डेट दिस पर्टिकुलर थिंग हैपन और उसकी वजह से मुझे ये डैमेजेस हुए। बाद में आप कंक्लूजन की बात करोगे। अब तक आप कंक्लूजन की बात नहीं कर रहे हो, क्या डैमेजेस हुए हैं, क्या नुकसान हुआ है उसकी बात कर रहे हो। अब आप कंक्लूजन की बात करोगे कि कोर्ट से रिक्वेस्ट करोगे कि आप ऐसा जजमेंट दो कि मेरा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। The conclusion should state that the parties' legal claims and requests, for example, a complaint would request that the court enter judgment against the defendant for a breach of contract and that the defendant be ordered to pay damages to the plaintiff. तो defendant को order दिया जाए कि वो plaintiff को damages जो भी compensate करे, तो वो आपका conclusion होगा। लास्ट में signature होगा, उसके बाद आएगा verification। some cases में जो है वो प्लीडिंग्स वेरीफाइड होती हैं, जो सिग्नेचर होते हैं, कभी कभी कोर्ट बोलती है कि वो सिग्नेचर बैंक वेरीफाइड करा के आओ, मतलब कि आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वो बैंक का मैनेजर अपने सील, अपने मेंबरशिप नंबर के साथ वेरीफाई करेगा कि ये साइन उसी बंदे की है या नहीं। तो दिस मीन्स दैट द पार्टी और देयर लॉयर मस्ट स्वेयर और अफर्म that the allegations in the pleadings are true। तो वो affirm करेंगे लास्ट में, I hereby declare that the allegations here जो भी हमने लगाए हैं एंड जो प्लीडिंग्स है इट इज़ ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। जो भी उनको लिखना है अपने वर्डिंग में वो वैसे लिखेंगे। द नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन मेक अ लीगल ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग वॉइड। कौन सी चीज़ों की वजह से आपकी प्लीडिंग जो है वो खारिज हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, मान्य नहीं होगी। पहले तो लैक ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी। तो a person drafting or pleading the document must have proper authority to do। जो भी इसको बना रहा है प्लीडिंग को या लीगल ड्राफ्टिंग कर रहा है उसको अथॉरिटी होनी चाहिए वो चीज़ करने की। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉयर मस्ट बी ऑथराइज्ड टू प्रैक्टिस लॉ इन द जुरिस्डिक्शन वेयर द डॉक्यूमेंट इज बीइंग ड्राफ्टेड और प्लीडेड। तो अगर आप नागपुर के कोर्ट में केस लड़ने वाले हो और आपने यहाँ के किसी कोर्ट एडवोकेट को बोला कि आप ड्राफ्ट करके दो, तो अगर वो ऑथराइज्ड नहीं है लॉयर उस कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, तो आइडियली वो ड्राफ्ट नहीं कर सकता है। ये पर्टिकुलर केसेस में ही होगा। यूजुअली ऐसा कोई रूल नहीं है कि कौन ड्राफ्ट करेगा। अगर वो साइन कर रहा है, अगर उसको वहाँ का मेंबरशिप है, अगर ही इज़ हैविंग दैट जुरिस्डिक्शन कि वो वहाँ पे कर सकता है प्रैक्टिस, तो वो वहाँ का ड्राफ्टिंग कर सकता है। अदरवाइज ऐसा यूजुअली कि कहीं भी आप किसी से भी ड्राफ्ट करवा सकते हो, आप खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हो एज अ प्लेंटिफ। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको एडवोकेट अपॉइंट ही करना है ड्राफ्टिंग के लिए एटलीस्ट। तो ड्राफ्टिंग के लिए वो एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। वो बोले कि मैंने खुद ही ड्राफ्ट किया है, भले वो किसी का हेल्प ले तो, लेकिन अगर वो प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है तो आपका जो लीगल ड्राफ्टिंग है वो वॉइड हो सकता है। और अगर उसमें फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन है, कुछ गलत फैक्ट आपने लिखे हैं, कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश की है या फिर कोर्ट से कुछ छुपाने की कोशिश की है, तो भी आपका जो प्लीडिंग्स है वो वॉइड कंसिडर होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस आपने लगाया है, आपने किसी पर्सन का गैर फ़ायदा उठा के अनड्यू इन्फ्लुएंस लेके आपने वो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करवाया है, तो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वॉइड होगा। मतलब किसी भी तरह से अगर वो गलत है तो वो वॉइड हो जाएगा। अगर आपने जो प्लीड की है वो मिस्टेक थी, मतलब आपकी गाड़ी चोरी नहीं हुई थी फॉर एग्जांपल, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ही नहीं हुआ था, मिस्टेक की वजह से हुआ था, तो आपका जो प्लीड है वो वॉइड हो जाएगा। अगर इलीगैलिटी है, कहीं ऐसा कुछ है जो इलीगल
है आपका डॉक्यूमेंट जो है और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप लोग दोनों मिलके कोई एक चोरी करने वाले हो, और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ही चोरी का था और वो जो है वो बंदा पैसे लेके भाग गया, अब जो पहले से ही चोरी, वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड एब इनिशियो है, तो फिर उसका प्लीडिंग्स तो होना ही नहीं है, तो उसका प्लीडिंग भी वॉइड ही हो जाएगा क्योंकि उसमें इलीगैलिटी है। और वैग्यूनेस होगा, मतलब ऐसी लैंग्वेज होगी जो कोई समझ ही ना पाए, खाली आप ही समझ पा रहे हो, तो भी वो जो है वो प्लीडिंग आपकी वॉइड होगी। नॉन कंप्लायंसेस विथ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, जो कोर्ट के रिक्वायरमेंट है प्रोसीजर्स की, उसको कंप्लाई नहीं किया है तो फिर भी आप जो है आपकी प्लीडिंग जो है वॉइड होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने बोला है कि अगर आप कोई एम्प्लॉय अपॉइंट करते हो तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपने पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद उसका पुलिस वेरिफिकेशन नेगेटिव आया, फिर भी आपने उसे अपॉइंट किया, एंड फिर आप बोल रहे हो कि वो बंदा चोरी करके चला गया, तो फिर हो सकता है आपकी जो प्लीडिंग है वो वॉइड हो जाए क्योंकि आपने खुद कंप्लायंसेस को पूरा नहीं किया। जब आपको पुलिस ने बताया, जब आपने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डाला, तब आपको पता चल गया था कि वो बंदा जो है वो सही नहीं है, पुलिस ने प्रॉपर एनओसी नहीं दिया, फिर भी आपने उस बंदे को अपॉइंट किया, तो आपने खुद ही कंप्लायंसेस को तोड़ा है, तो इन दैट केस ऑल्सो आपका जो प्लीडिंग होगा वो वॉइड हो जाएगा। ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, तो एक तरह का ड्राफ्टिंग ये भी होता है कि आप स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की परमिशन मांगते हो। तो हम सीधा इसके एग्जाम्पल पे जाते हैं कि क्या है, जैसे कि पुलिस परमिशन लेटर फॉर्मेट फॉर मैरिज ड्यूरिंग कोविड-19, तो ये भी एक तरह का परमिशन मांगने का ड्राफ्टिंग है जो यूजुअली हम सब कभी ना कभी यूज़ करते हैं। कभी कभी पुलिस परमिशन लेते हैं कि आपके यहाँ पे कोई फेस्टिवल है, 31st नाइट है, मैरिज फंक्शन है, कोई रिलीजियस फंक्शन है, तो आप बोलोगे कि हमें प्रोसेशन निकालना है, तो आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाके उनको परमिशन मांगोगे। परमिशन के साथ साथ आप बोलोगे कि प्लीज़ डू अकम्पनी अस, और हमको सिक्योरिटी भी दे दो क्योंकि हमारे 5,000 लोग, 10,000 लोग, 4,000 लोग, 1,000 लोग आने वाले हैं प्रोसेशन में, तो किसी भी तरह की परमिशन अथॉरिटी से लेनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी आएगी। हो सकता है आप किसी म्यूनसिपैलिटी से परमिशन मांग रहे हो कि आपकी एरिया का रोड ख़राब हुआ है, तो उसकी वजह से पाइपलाइन ख़राब हुई है, आपकी पाइपलाइन टूट गई है, तो आपको वो पाइपलाइन बनाने के लिए उनसे परमिशन लेनी है क्योंकि आप बोल रहे हो कि आप तो बना नहीं रहे हो तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो व्हाट्सएवर किसी भी तरह की परमिशन अगर लेनी है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से, तो पहले तो उसमें हेडिंग होगी, बट ऑब्वियस उसमें ये होगा नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट। अगर मैं एप्लीकेशन डाल रही हूँ तो मेरे डिटेल्स होंगे। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड होगा कि क्या इंट्रोडक्शन है, क्या रिक्वेस्ट है आपकी, वो सारी चीज़ें होगी। एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ज्ञानेश्वर जी है, उनको एप्लीकेशन लिखनी है कोर्ट को कि हमारे घर में शादी, कोर्ट को नहीं, पुलिस को, लोकल पुलिस को, कि हमारे घर में शादी है और लेट नाइट तक हमको अलाउ करो, क्योंकि नॉर्मली अलाउ नहीं होता है कि 10 बजे के बाद आपको लाउड म्यूज़िक रखना है, तो आपने लाउड म्यूज़िक के लिए आपको कुछ परमिशन लेनी है। तो ऐसी कुछ परमिशन के लिए आप अगर लेटर लिखोगे तो पहले हेडिंग लिखोगे, आप उसमें प्रॉपर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, जो भी आप लिख रहा है वो, और डेट लिखोगे सबसे पहले तो। फिर उसमें इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड लिखोगे, आपके सब्जेक्ट लाइन में लिखोगे कि कौन से लीगल प्रोविज़न में एक्चुअली ऐसा होना चाहिए और ऐसा मुझे मिलना चाहिए परमिशन। फिर एप्लीकेंट के डिटेल होंगे, नेचर ऑफ परमिशन होगा, कौन से तरह की परमिशन है, 1 दिन के लिए, 1 साल के लिए है, बहुत क्रूशल परमिशन है, उसके लिए कुछ और पेपर वर्क लगेगा क्या। फिर लीगल बेसिस जो है, आप अगर परमिशन तो ले रहे हो, उसके बाद आप कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो कि ऐसा कुछ हुआ तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। फिर आप जस्टिफिकेशन दोगे, रीज़न बताओगे आपको क्यों ये परमिशन चाहिए, और कंप्लायंसेस भी आप फॉलो कर रहे हो, लॉ एंड रेगुलेशन आप बोलोगे कि भाई कुछ भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को इफ़ेक्ट हो। फिर आपके अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप कंप्लेन जो आप ले रहे हो, मतलब जो परमिशन लेने वाले हो, उसके रिलेटेड अगर कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने हैं,
तो वो आप दे दोगे। कहीं अंडरटेकिंग देनी है कि कुछ ऐसा नुकसान हुआ, फॉर एग्जांपल अगर हम पानी के पाइप की बात करें तो वहाँ पे भी आपको मैप, प्लान, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट्स वो देने होंगे कि ये प्लान के हिसाब से ही हमारा वाटर पाइपलाइन है जिसको मुझे रिपेयर करना है या जो भी कुछ करना है। फिर अंडरटेकिंग भी आप दोगे कि अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो उसका मैं भरपाई करूँगा, अगर किसी और का नुकसान हुआ अंडरटेकिंग देने के लिए बोला गया तो वो दोगे। लास्ट में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और कंक्लूजन लिखोगे। तो वैसे ही सेम एक पुलिस परमिशन लेटर है जिसमें फ्रॉम सबसे पहले आएगा, सो एंड सो पर्सन, उसका एड्रेस आएगा, फिर उसके बाद डेट आएगी, फिर टू कौन से पुलिस ऑफिसर, टू सब इंस्पेक्टर, टू पुलिस ऑफिसर, जो भी आपको लिखना है, फिर उनका एड्रेस, फिर सब्जेक्ट रिगार्डिंग परमिशन फॉर मैरिज ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के ड्यूरिंग वो लोग परमिशन मांग रहे हैं। फिर रेस्पेक्टेड सर, I Adarsh Sharma, resident of so and so, writing this letter to your notice that my son Mr. so and so wedding is to take place on July 10, address mention above। तो मैं आपकी उसमें परमिशन मांग रहा हूँ। तो ये हो गया उसका बॉडी ऑफ द लेटर, उसमें इसका इंट्रोडक्शन, सॉरी ये इंट्रोडक्शन हो गया, तो पता चल गया कि क्या है। उसके बाद वो बता रहा है कि वी आर अवेयर कि कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं। हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए, हम लोग, हमारे गेस्ट लिस्ट सिर्फ 30 ही लोग आने वाले हैं, तो वो फैमिली मेम्बर्स हैं, इसीलिए हम लोगों को एक सेरेमनी तो परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ आप लास्ट में रिक्वेस्ट, मतलब लास्ट में आप चाहते क्या वो लिखोगे कि प्लीज़ आप ये जो परमिशन है वो आप हमको दे दो, एंड सो। तो ये जो है इसका हर बार एक प्रॉपर कोई फॉर्मेट नहीं होगा जो आपको कॉपी पेस्ट करना है। हर बार आपको अपने हिसाब से सोच के कि क्या है, प्रिसाइसली, क्लियरली और कंसाइजली उसको लिखना है, फ्रेम करना है। जितना आप करेक्ट लैंग्वेज, ग्रामेटिकल चीज़ों का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप अपना इफ़ेक्टिवली जो है वो मैसेज कन्वे करा पाओगे, जो भी आपको लेटर रिलेटेड लिखना है। फिर एक लेटर ऑफ अटॉनमेंट होगा। अटॉनमेंट का लेटर मतलब ये है कि आप किसी तरह का ओनरशिप दे रहे हो, ओनरशिप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी तरह का ओनरशिप दे रहे हो, मॉर्गेज कर रहे हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आप किसी को लेटर ऑफ अटॉनमेंट दे रहे हो, आप टेनेंट को दे रहे हो कि तुमको पोजीशन दे रहा हूँ। तो लेटर ऑफ अटॉनमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लेटर जो होंगे जहाँ पे पास ऑन होगी उनकी जो ओनरशिप है पास ऑन होगी या पोजीशन पास ऑन होगी, तो उसको लेटर ऑफ अटॉनमेंट बोलेंगे। इसका भी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले तो ऑब्वियसली हेडिंग, नेम, एड्रेस, डेट, फिर सैल्यूटेशन हमेशा होता है डियर सर, डियर मैडम, वॉटेवर, सर ऑब्लिक मैडम, जो भी लिखना है। फिर इंट्रोडक्शन होगा, मतलब सब्जेक्ट होगा कि यहाँ पे आप लिखोगे कि टू नोटिफाई द टेनेंट अबाउट चेंज इन ओनरशिप और मॉर्गेज। तो मॉर्गेज और ओनरशिप में अगर चेंज हुआ है, ओनरशिप का चेंज हुआ है, वो आप उसमें लिखोगे। फिर रीज़न आप बताओगे कि क्यों ओनरशिप चेंज हुआ है, कि या तो उसने बेच दिया है या फिर उसने मॉर्गेज किया हुआ है, बैंक को दे दिया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले ली है, बैंक को मॉर्गेज, अपनी प्रॉपर्टी को बैंक को दे दिया है, मतलब बैंक उसके बदले आपको लोन दे देगी। तो आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है उसका ओनरशिप भले ही बैंक को ट्रांसफ़र नहीं किया है, बट आपने मॉर्गेज किया है लोन, बैंक को लोन के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ऐसे सिचुएशन में भी आप जो टेनेंट होगा जो आपके घर में रह रहा है उसको आप बताओगे कि मैंने लेटर ऑफ अटॉनमेंट ये दे रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी जो ओनरशिप है घर की वो अभी भी मेरी है, लेकिन मैंने उसको मॉर्गेज किया हुआ है टू बैंक और उसके अगेंस्ट मैंने लोन लिया हुआ है। कितना लोन लिया है उसको डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, बट उसको ये पता होना चाहिए कि जो चेंज इन ओनरशिप है या चेंज इन मॉर्गेज है, मॉर्गेजी है, वो उसको पता होना चाहिए। फिर एक्नॉलेजमेंट एंड एग्रीमेंट होगा कि रिक्वेस्ट दी टेनेंट टू एक्नॉलेज, और टेनेंट को आप बताओगे कि आप इसको एक्नॉलेज करके, साइन करके, एक्सेप्ट करके आप वापस मुझे दो, ताकि मेरे पास भी प्रूफ रहे कि मैंने आपको ये चीज़ बताई है। फिर कंटिन्यूएशन ऑफ लीज और टेनेंसी, आप बताओगे कि हमारी जो टेनेंसी है, मतलब मैंने जो आपको घर रेंट पे दिया है, भले ही वो घर मेरा है और मैंने मॉर्गेज पे रख के उसके अगेंस्ट बैंक से लोन लिया हुआ है, बट वो प्रॉपर्टी अभी भी मेरी है, इसीलिए आप उसमें अभी भी एज अ टेनेंट रह सकते हो और रेगुलरली जो आप मुझे रेंट देते हो वो देते रहोगे। तो टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंजेस नहीं है वो भी आप लिखोगे, या अगर चेंजेस है तो भी आप लिखोगे। फिर आप नोटिस एड्रेस लिखोगे, मतलब आप न्यू लैंडलॉर्ड का एड्रेस जो भी है, मॉर्गेजी का एड्रेस है, वो टेनेंट को बताओगे कि अगर
फॉर एग्जाम्पल मैंने बेच दिया है, ये तो चलो अगर मैंने मॉर्गेज किया, हो सकता है मैंने अपनी जो मेरी प्रॉपर्टी है वो वैशाली जी को बेच दी है, तो अब वहाँ पे ऑलरेडी कोई रेंट पे रह रहा है, तो ओनरशिप चेंज होने की वजह से वो बंदा तो घर खाली नहीं करेगा ना, उसकी तो गलती नहीं है ऐसी कुछ, उसका टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है 11 मंथ का जो भी लीज पीरियड है। तो मैं क्या करूँगी, मैं उनको लेटर दूंगी, और लेटर ऑफ अटॉनमेंट बोलेंगे उसको, मैं लेटर ऑफ अटॉनमेंट दूंगी, मैं उनको बताऊंगी कि ये जो घर है वो ये जो फ्लैट है वो मैंने वैशाली जी को बेच दिया है, अभी से आप जो भी इसका रेंट है वो सब है वो आप उनको पे करना, और उसका जो भी डिपॉजिट अमाउंट है स्टार्टिंग में आपने मुझे दिया था रिफंडेबल डिपॉजिट, वो आपको मैं पे करूँगी जब आपका 11 मंथ्स का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। या तो फिर मेरा टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा है कि अब प्रॉपर्टी की ओनर वैशाली जी है, तो वो ही आपको 11 मंथ्स के बाद जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है वो रिफ़ंड करेंगी। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको पता होना चाहिए, साथ में आप उसके एविडेंस भी दोगे कि ये प्रॉपर्टी सेल हो गई है, तो सेल डीड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एग्रीमेंट ऑफ सेल है, वो सब आप उनको दोगे, तो उनको पता चलेगा कि अभी वो जिस प्रॉपर्टी में रह रहा है बंदा, उसकी जो है ओनरशिप चेंज हो गई है। थ्रू आप ये जो कम्युनिकेशन करोगे वो थ्रू लेटर ऑफ अटॉनमेंट करोगे। तो इसको क्या, इसमें कैसा होगा, डेट टू जो भी जिसका नाम लिखना है, डियर सर, आई द अंडरसाइंड हियर बाय गिव यू नोटिस दैट आई हैव सोल्ड, conveyed and transferred the house number so and so situated at so and so which you hold as a tenant, जहाँ पे आप एज अ टेनेंट रह रहे हो, और मैंने किसको बेचा है, टू मिस वैशाली, डॉटर ऑफ सो एंड सो, रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो, और ये डीड ऑफ कन्वेंस है, फिर डेटेड वो जो भी सेल डीड है, डीड ऑफ कन्वेंस है, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट है वो मैं बता दूंगी। एंड शी हैज़ नाउ बिकम अ ओनर ऑफ अ सेड हाउस फ्रॉम द सेड डेट, उस डेट से शी इज़ द ओनर। देयरफॉर आई हियर बाय ऑथोराइज एंड रिक्वेस्ट यू फॉरफिट टू अटॉन टू एंड बिकम अ डायरेक्ट टेनेंट ऑफ, मतलब अभी हम लोग का जो टेनेंसी राइट्स है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू वैशाली जी। नाउ यू विल बी डायरेक्ट टेनेंट ऑफ Miss Vaishali, the purchaser of said house, and I further authorize and request you to pay the rent in respect of the said house from so and so date। आप उनको अभी पे करोगे, या फिर उनके लीगल ईयर्स को, उनके एग्जीक्यूटर्स को, और फिर मैं लिखूंगी कि बाकी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो सेम होंगे। अब उसके बाद और एक ड्राफ्ट में चीज़ इंपॉर्टेंट आती है कि अकाउंटेबल रिसिप्ट। जब आप किसी से कोई भी तरह का पैसा लेते हो तो आपको वो पार्टी कभी रिसिप्ट मांगती है कि आप रिसिप्ट दो हमको कि आपने इतना पैसा दिया, चाहे वो किसी चीज़ की सेल का हो, या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, या कोई और आपने कुछ इंटरनली किसी सोनार को नहीं, इंटरनली आपने किसी को कोई ज्वेलरी बेची है या कुछ है, तो कहीं ना कहीं वो आपको मांगेंगे कि आप कुछ तो राइटिंग में दो। तो हम एज अ लेमैन हम शायद एक लाइन में लिखेंगे, आई रिसीव्ड हियर बाय रिसीव्ड सो एंड सो अमाउंट अगेंस्ट, मैंने जो अपना गोल्ड का दो बैंगल्स थे वो बेचे, उसके अगेंस्ट मैंने ये पैसा मुझे मिला, ऐसे करके आप नॉर्मल लिखोगे। बट एक्चुअली कैसा होना चाहिए, अकाउंटेबल रिसिप्ट कैसा होना चाहिए, रिसिप्ट ऑफ मनी फॉर प्रॉपर्टी सेल। आई मिस्टर सो एंड सो रिसीव्ड सम ऑफ सो एंड सो फ्रॉम मिस्टर सो एंड सो ऑन अकाउंट ऑफ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ माई प्रॉपर्टी, जो भी डिटेल्स होंगे प्रॉपर्टी के, एंड विथ द फ्री होल्ड राइट्स, और मैंने पैसे तो मिल गए मुझे और मैंने राइट्स भी दे दिए, टू एंड ऑफ द लैंड देयर टू एंड द रिसिप्ट ऑफ विच आई डू हेयर बाय एक्नॉलेज। तो मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि ये मुझे मिला है। आई विल प्रिवेल माई सेल्फ एंड अंडरटेक टू रेंडर ऑल माई असिस्टेंस टू द परचेजर विदाउट एनी फर्दर मॉनिटरी कंसिडरेशन। तो अब इसके बाद जो भी असिस्टेंस लगेगा परचेसर को वो मैं उसको हेल्प करूँगा, उसके लिए कोई मॉनिटरी कंसिडरेशन नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे फुल एंड फाइनल 50 लाख रुपीज़ मिल चुके हैं। टू परचेसर विदाउट मॉनिटरी कंसिडरेशन आई हेयर बाय नॉट लेफ्ट एनी फर्दर मॉनिटरी कंसिडरेशन इन एनी मैनर और अदरवाइज एनी स्पेसिफिक आउटस्टैंडिंग फॉर द पर्पस। तो मैंने कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं रखा हुआ है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हुआ है। लास्ट में लिखोगे दिस रिसिप्ट इज एग्जीक्यूटेड एट प्लेस सो एंड सो ऑन दिस सो एंड सो डेट इन प्रेजेंस ऑफ सो एंड सो विटनेस। कोई भी दो विटनेस होंगे, ये डिपोनेंट मतलब जो बंदा ये लिख रहा है, मतलब वीरमती एस दलाल जिसने भी लिखा है वो यहाँ पे साइन करेगा। अब प्रॉमिसरी नोट हम बचपन से पढ़ के आए हैं, तो ये वही है प्रॉमिसरी नोट। यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट जो है आजकल ऐसे नहीं होते हैं, बट स्टिल अगर इसमें है तो हम लोग देख लेते हैं। आई मिस्टर PQR मेक कमिटमेंट टू पे
ABC कंपनी द सम ऑफ रुपीज डेट। ये इसका नाम से ही है कि ये प्रॉमिसरी नोट है, मतलब यू आर प्रॉमिसिंग समवन टू पे सम अमाउंट ऑन सर्टन फ्यूचर डेट। ऑब्वियसली आज नहीं पे कर रहे हो, इसीलिए तो आप प्रॉमिस कर रहे हो फ्यूचर डेट में पे करने के लिए, तो वो प्रॉमिसरी नोट होता है, जहाँ पे एक बंदा कमिट करता है कि दूसरे बंदे को, या दूसरा बंदा, वो कंपनी भी हो सकती है, उसे पे करेगा। रीपेमेंट इज टू बी मेड इन फॉर्म ऑफ 20 इक्वल पेमेंट्स एट द इंटरेस्ट ऑफ। अगर किसी ने किसी से लोन भी लिया तो वो प्रॉमिसरी नोट भी दे सकता है कि मैं ये 200 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ सो एंड सो, हर महीने के इस तारीख को आपको जो है वो अमाउंट मिल जाएगा। तो ये एक तरह का EMI हो जाएगा जो वो पे करेगा, मतलब 200 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वो अमाउंट रीपे करेगा। तो उसका ये प्रॉमिसरी नोट का एक टेम्पलेट है। इन विटनेस देयर ऑफ, यहाँ पर भी विटनेस होगा, आई सेट माई हैंड अंडर दिस सील अगेन दिस डे एंड सो डे। तो ये जो सील कब होगा, तो ये जब कोई कंपनी होगी, कोई लिमिटेड कंपनी होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, तो वो सील होगा वहाँ पर। और ऐसा भी हो सकता है कि एडवोकेट का जो सील होता है वो यहाँ पे सील लगाएगा अपना, मतलब ये जो एडवोकेट होगा वो विटनेस कर रहा है उसको और वो नोटराइज कर रहा है इसको, इसीलिए वो अपना सील लगाएगा, तो नोटरी करके देगा किसी भी प्रॉमिसरी नोट को। उसके बाद एफिडेविट फॉर चेंज ऑफ नेम, तो ये हम सब ने देखा होगा, सुना होगा कि लोग नेम चेंज करते हैं, किसी का नेम में कुछ मिस्टेक होती है, किसी के पैन आधार के नेम में चेंजेस होते हैं, कभी किसी के स्कूल के बर्थ सर्टिफिकेट में, स्कूल के लिविंग सर्टिफिकेट में नेम की स्पेलिंग कुछ चेंजेस हो जाती है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस एफिडेविट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट डिक्लेरेशन फॉर चेंज ऑफ नेम। तो एफिडेविट क्या होगा, आई डैश मिस्टर सन ऑफ या डॉटर ऑफ या स्पाउस ऑफ सो एंड सो, आपका एज, रिसाइडिंग एट, डू हियर बाय सोलमली अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर कि मेरा नाम, दैट माई नेम अर्लियर वॉज, ये मेरा नाम पहले था, दैट आई हैव चेंज माई नेम एज सो एंड सो, तो मैंने ये चेंज, मेरा नाम अभी ये हुआ फ्रॉम डेट ऑफ चेंज, अभी इस डेट से मैंने मेरा नाम ये चेंज किया है। एट प्रेजेंट ऑल द रिकॉर्ड्स हैव माई न्यू नेम, और मैं बता रही हूँ कि अभी जो रिकॉर्ड्स हैं वो न्यू नेम में ही होंगे, या फिर आप बताओगे हेंस फोर्थ माई ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी अंडर माई न्यू नेम, क्योंकि मुझे न्यू नेम में चेंज करना है, इसीलिए तो मैं एफिडेविट दे रही हूँ ना। आई हैव नॉट पब्लिश्ड इन गेजेट फॉर चेंज ऑफ नेम, तो यहाँ पे ऐसे दिया है, लेकिन आपको एक्चुअली गेजेट में देना होता है तो ही आप चेंज कर सकते हो नेम। तो अगर आपने दिया है तो आप लिखोगे आई हैव पब्लिश्ड इन गेजेट नंबर सो एंड सो, न्यूज़पेपर नंबर सो एंड सो, आर्टिकल नंबर सो एंड सो फॉर द चेंज ऑफ माई नेम। उसके बाद आप लिखोगे आई स्टेट दैट मेरा अर्लियर नेम जो था और प्रेजेंट नेम जो है इज़ द नेम ऑफ वन एंड द सेम पर्सन, ये मैं ही हूँ। किसी की शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है तो ठीक है, चलो मैरिज सर्टिफिकेट सफिशिएंट होता है, लेकिन कभी कभी एफिडेविट भी लगता है। तो आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे मुझे, मैं अगर मेरे नाम का मैं एफिडेविट बनाऊंगी तो मैं ये नहीं लिखूंगी कि मैं यही लिखूंगी कि आई हैव नॉट पब्लिश्ड इन गेजेट फॉर द चेंज ऑफ नेम, कि मैंने कोई चेंज ऑफ नेम के लिए गेजेट नहीं डाला है, मेरा जो न्यू नेम है इट इज़ रीज़न बिकॉज ऑफ मैरिज। तो आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड टू कंसर्न्ड अथॉरिटीज फॉर चेंज ऑफ नेम। आई hereby state that whatever is stated herein above is true to the best of my knowledge। फिर यहाँ पे साइन और डिपोनेंट मतलब जो एप्लीकेंट है वो अपनी साइन करेगा, और फिर इसको जो है वो नोटरी होगा, एक एडवोकेट जो है वो बिफोर मी का नोटरी करेगा। बिफोर मी के नोटरी में आप वहाँ पे रहने चाहिए हो, आपके सामने ही वो नोटरी करके देगा, तो ही वो बिफोर मी नोटरी होगी। मतलब ही हैज़ डन दिस, सीन दिस साइनिंग यू बिफोर हिमसेल्फ। वो जो एडवोकेट है उसने आपको आपके मतलब आपने उसके सामने, बिफोर मी, वो बता रहा है मेरे सामने ही उसने ये साइन किया, ये एफिडेविट बनाया, तो इसी बंदे ने ये साइन किया है। तो ये जो एफिडेविट होता है वो महाराष्ट्र में 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे होता है, लेकिन 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर अभी मिलते नहीं हैं, तो 500 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे होता है। फिर उसके डिटेल सब लिखने चाहिए, और इसका जो है वो इस पर फ़ोटो भी लगाना होता है एक, अगर आपको चेंज ऑफ एड्रेस का एफिडेविट बनाना है तो। फिर कोई डिक्लेरेशंस भी होती है, डिक्लेरेशन रिटन स्टेटमेंट होती है, जो कोई भी तरह की डिक्लेरेशन आप दे सकते हो कि आई डिक्लेयर
कि मैं आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, आई बिलोंग टू SC ST कैटेगरी, आई बिलोंग टू OBC कैटेगरी, आई डिक्लेयर दैट आई बिलोंग टू इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, जो भी आपको लिखना है, आई बिलोंग टू क्रीमी लेयर, जो भी आपको लिखना है, वो किसी भी तरह का डिक्लेरेशन जहाँ पे आप बता रहे हो सर्टन फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस। कभी आपको, आप कहीं लोन लेने जा रहे हो तो भी आपको डिक्लेरेशन बोलेंगे कि आपने किसी और बैंक से लोन अप्लाई नहीं किया है, तो ये डिक्लेरेशन दे दो। तो डिक्लेरेशन कुड बी एनीथिंग व्हाट यू वांट टू डिक्लेयर। तो वहाँ पे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस होंगे, आपको वहाँ पे ट्रुथ एंड एक्यूरेसी का ध्यान देना है। आपका पर्सनल नॉलेज सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए आपको कि कहीं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपका डिक्लेरेशन है उससे रिलेटेड कहीं कुछ गलत नहीं है। आई हियर बाय डिक्लेयर कि मैंने ये पढ़ाई यहाँ से की है, मेरा ये क्वालिफिकेशन है। कोई डिक्लेयर करेगा आई हियर बाय डिक्लेयर कि आई होल्ड अ कस्टम पास ऑन सो एंड सो डेट, कोई बोलेगा आई हियर बाय डिक्लेयर कि मेरा जो मैरिज है वो सो एंड सो डेट हुआ था। जो भी डिक्लेरेशन आपको किसी भी मैटर से करना है तो वो डिक्लेरेशन होगा। यहाँ पे ये डिक्लेरेशन का फॉर्मेट दिया है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस एप्लीकेशन इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस एप्लीकेशन प्रूव टू बी फॉल्स और इनकरेक्ट, आई शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। ये जो 3 पॉइंट है ना, ये हर एक डिक्लेरेशन में आएंगे ही, ऊपर डिक्लेरेशन चाहे जो भी हो। फिर I also declare that if the information provided by me is found false, my candidature may be rejected। तो ये वाला तो candidature may be rejected, तो ये तो सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड होगा, तो या फिर ये आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा, जो आपकी सिचुएशन में बैठता है। I am also aware that mere appearing for online exam does not mean that I am eligible for appointment for the post applied by me। तो ऐसा भी डिक्लेरेशन लेते हैं, जो भी डिक्लेरेशन लिया। फिर नेम, प्लेस एंड डेट। फिर आई थिंक बाकी का हम